हेलो क्लास 10। आज हम पढ़ेंगे साना साना हाथ जोड़ी और इसकी लेखिका है मधु कांकड़िया। मधु कांकड़िया हिंदी साहित्य की आधुनिक लेखिका हैं और इनकी रचनाओं में विचारात्मकता और संवेदना की दृष्टि से नवीनता है और इनकी रचनाओं के विषय सामाजिक समस्याओं से संबंधित होते हैं। यहाँ हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं यह एक यात्रा वृत्तांत है। लेखिका और लेखिका की सहेलियों के साथ जब वह यात्रा पे गई थी तो उस यात्रा के दौरान उन्होंने क्या अनुभव किया, क्या महसूस किया, उन्होंने इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और इस यात्रा वृत्तांत के द्वारा उन्होंने वहाँ की संस्कृतियों, मनुष्य और स्थानों की पहचान के साथ साथ वहाँ के कठोर जीवन को भी हमारे समक्ष रखने का प्रयास किया है। तो यहाँ जो यात्रा वृत्तांत हम पढ़ने जा रहे हैं यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक के विषय में है और उसके आगे जो हिमालय यात्रा वह करती है उसका भी वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो लेखिका जो है वह यात्राएं किया करती थी। यात्राएं वह क्यों किया करती थी? क्योंकि महानगरों में जो भाव शून्यता है, जो भागम भाग है, जो यंत्रवत जीवन चल रहा है, उनसे उबकर वह दूर के स्थानों पर जाना पसंद करती थी और जिस कारण वह यात्राएं किया करती थी। और यह यात्रा भी उन्होंने इसी उद्देश्य से की थी और इस उद्देश्य के द्वारा उन्होंने और क्या क्या प्राप्त किया और क्या क्या पाया, क्या क्या ग्रहण किया, इसे उन्होंने पाठकों के समक्ष लाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे वे सर्वप्रथम गैंगटॉक की रात्रि का वर्णन करती हैं और उन्होंने बताया है कि किस तरह से वहाँ एक युवती जो है वो प्रार्थना बोल रही है और बच्चों को सिखा रही है, जिसकी जो शुरुआत होती है वह साना साना हाथ जोड़ी से होती है और इसी को उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत का शीर्षक रखा है। तो यहाँ वे गैंगटॉक की सुबह, शाम, रात, हर समय कितना सुंदर और कितना अच्छा है इसे दिखा रही है। उसके बाद वह कंचनजंगा के दर्शन की प्रतीक्षा के बारे में बताती है कि किस तरह से वह उसकी प्रतीक्षा कर रही थी पर मौसम के कारण वह पूर्ण रूप से उसे देख नहीं पाती है और निराश हो जाती है। पर उनकी जो निराशा है वह बरकरार नहीं रहती है बल्कि वह कुछ क्षणों बाद ही लुप्त हो जाती है। क्योंकि वह अन्य दृश्य देखती है जो कि प्रकृति का है, जहाँ रंग बिरंगे ढेर सारे फूल हैं और जिन दृश्यों को देखने के बाद उनकी निराशा जो है वह लुप्त हो जाती है। और उसके बाद युमथांग में जो बौद्ध पताकाएं हैं उन पताकाओं का महत्व बताती है वह, जो कि उन्हें अपने गाइड जितेन नॉर्गे से प्राप्त हुआ था कि किस तरह से सफ़ेद पताकाएं हैं और रंगीन पताकाएं भी हैं और दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों क्यों लगाए जाते हैं। तो इस तरह से वह इनके बारे में जानती है और इस यात्रा वृत्तांत के द्वारा हम पाठकों तक पहुंचाती है। और उसके बाद वे अलग अलग स्थानों का वर्णन करती है, जैसे कि कविलोंग स्कॉट, जहाँ पे वे उनका गाइड बताता है कि किस तरह से फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी। और उसके बाद एक पत्थर जो कि स्मारक के रूप में वहाँ मौजूद है और लेखिका जब एक कुटिया में घूमते हुए चक्र को देखती है तो उनका गाइड जो है वह बताता है कि इसे धर्म चक्र कहते हैं या फिर इन्हें लोग प्रेयर व्हील भी कहते हैं, जिसके विषय में यह मान्यता है कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो यह जो जानकारी उन्हें प्राप्त हुई, यह जानकारी वह यात्रा वृत्तांत के द्वारा हम तक पहुँचाना चाहती हैं। और उसके बाद वे वहाँ की प्रकृति की मनोरमता, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करती हैं और बताती है कि किस तरह से वहाँ जो है पर्वत शिखर हो, झरने हो या फिर जो पेड़ पौधे हैं वह कितने सुंदर हैं और कितने मनोरम हैं, मन को मोह लेने वाले हैं। तो इस तरह से वे अपनी यात्रा को बरकरार रखते हुए, सुंदरता का वर्णन करते हुए, प्राकृतिक सौंदर्य को का मोह लेते हुए वह आगे बढ़ती हुई जाती है और प्रकृति और पर्यावरण का वर्णन करते हुए वह आगे बढ़ती है। और वह यह भी बताती है कि जब रास्ते में वह जा रही थी तो बीच बीच में कुछ स्लोगन या कुछ उद्देश्यपरक बातें लिखी हुई थी, जैसे कि थिंक ग्रीन। उसी तरह से
अन्य अन्य बातें लिखी हुई थी जो कि प्रकृति की सुरक्षा के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए लिखी गई थी, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमें ही प्रकृति की देखभाल, प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, जो कि बहुत उन्हें आकर्षक लगा, उन्हें बहुत अच्छा लगा यह बातें। उसके बाद वह जब और ऊंचाई पे जाती है और यात्रा में आगे बढ़ती है, तो उन्हें दिखाई देता है कि कुछ स्त्रियां जो है वह अपने पीठ पर अपने बच्चों को बांध कर लेकर वह पत्थर तोड़ने का कार्य हो या फिर रास्ते में कुछ रास्ते को बनाने का कार्य कर रही होती है। तो इस विषय में उनका जो गाइड है वो बताता है कि यह जो रास्ते हैं उनको चौड़ा करने के लिए ये महिलाएं जो हैं, ये पहाड़ी महिलाएं जो है वह कार्य कर रही हैं। और यह बहुत खतरनाक कार्य है, क्योंकि इस कार्य के दौरान कई जो लोगों की जो है वो मौत भी हो जाती है, और जिस कारण यह बहुत ही खतरनाक कार्य है। तो इस तरह से उन्हें अनुभव होता है कि सिर्फ पहाड़ों में सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता नहीं, बल्कि इस प्राकृतिक सुंदरता को बनाने में भी कुछ लोग जो है उन्होंने अपनी जान तक दे दी। तो इस प्राकृतिक सौंदर्य को बचाने के लिए लोगों ने जान तक दे दी है, और उन तक उस प्राकृतिक सौंदर्य को हम देख पाए, हम उस तक पहुंच पाए, इसीलिए उन्होंने यह कुर्बानी दी है। तो यह जब जानती है वह, तो उन्हें बहुत दुख भी होता है। और उसके बाद वह आगे चलती है आगे, और जब यात्रा के दौरान वह कुछ बच्चों को देखती है जो कि पैदल स्कूल जा रहे होते हैं। तो उन बच्चों के बारे में उनका जो गाइड है वो बताता है कि यह बच्चे जो है वह 3 किलोमीटर चलकर स्कूल जाते हैं और वहाँ से फिर यह अपने घर वापस जाते हैं। मतलब पहाड़ी लोगों का जीवन बहुत कठिन होता है। जितना वह देखने में सुंदर और जितना मनमोहक देखने में लगता है, वह वहाँ जाकर रहने और वहाँ जाकर जीने में वह बहुत ही कठोर है, क्योंकि वहाँ यातायात की सुविधा उतनी नहीं है जैसे कि बच्चे जा पाए, या फिर पास ही कोई स्कूल नहीं है जिस कारण बच्चे आसानी से स्कूल जा पाएँ, बल्कि उन्हें बहुत दूर तक पैदल जाना पड़ता है। और पहाड़ों का रास्ता जो है वह सरल भी नहीं होता है, जिस कारण उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यह सुनकर लेखिका मायूस होती है और उन्हें आश्चर्य भी होता है। और ये बच्चे जो हैं स्कूल से आने के बाद वह अपने माता पिता के साथ काम पे भी जाते हैं। तो इस तरह से इन विषयों के बारे में, जो कि लेखिका को भी नहीं पता था, उनके बारे में उन्हें जानकारी होती है, और उन्हें पता चलता है कि किस तरह से इन क्षेत्रों में भूख, मौत और जीवित रहने के लिए जंग लड़नी पड़ती है, इन स्त्रियों को, इन महिलाओं को और इन बच्चों को। और इस तरह से आगे वह पहाड़ी जीवन की जो कठोरता है उसके बारे में वह बताती है। और फिर वह लायुंग के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन करती है, जो कि युमथांग पहुंचने के लिए जहां वे रुकी थी, जिस मकान पे वे रुकी थी, वहां का वर्णन वह करती है। और उसके बाद जो कटाव है वहाँ का वर्णन करती है, जिसे कि भारत का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। और यह इसके साथ ही वह कटाव की सुंदरता का वर्णन करती है, और साथ ही साथ जो सैनिक होते हैं उनकी वीरता के किस्से भी वह जानती है कि किस तरह से इस कड़ाके की ठंड में किस तरह से सैनिक जो है वह हमारे देश की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं, और हम जहाँ आसानी से, सरलता से अपने जीवन को जी रहे होते हैं, और उस जीवन को जीने के लिए हमें उतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है जितना कि सैनिकों को सीमा पर कड़क जो ठंड है उसमें खड़े रहकर वहाँ पहरेदारी करते हुए उन्हें जो सहना पड़ता है। उसके बाद सिक्किम हम ऐसा सोचते हैं कि सिक्किम के लोग जो है वह भारत से अलग अपने आप को मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उनके अंदर भी भारतीयता है, उनके अंदर भी देश प्रेम है, और इसका परिचय वह तब देखती है जब लेखिका किसी युवती से पूछती है कि क्या तुम सिक्किमी हो, तो वह युवती उत्तर देती है, नहीं, मैं इंडियन हूँ। अर्थात वह स्वयं को सिक्किमी नहीं बल्कि इंडियन मानना ज़्यादा प्रसन्नता की बात, ज़्यादा गर्व की बात मानती है। और जब यह लेखिका सुनती है तो लेखिका को भी बहुत खुशी होती है कि यहाँ के लोग स्वयं को
इंडियन मानते हैं और वह गर्व करते हैं इस पर। और जो भ्रम हम सोचते हैं, जो हमारे अंदर ये भ्रम है, वह भी दूर होता है। यह पाठकों तक पहुंचाने के लिए ही उन्होंने यह बात भी यहाँ कही है। अब उसके बाद सिक्किम से जुड़े हुए कुछ लोक मान्यताएं हैं, उनके बारे में भी लेखिका को पता चलता है उनके गाइड से, जो कि बताते हैं कि किस तरह से यहाँ एक पत्थर है जिसका जहाँ मान्यता है कि जिस पर गुरु नानक के पैरों के निशान हैं, और कहा जाता है कि यहाँ गुरु नानक की थैली से छोड़े हुए चावल छींटकर बाहर गिर गए थे, और जिस कारण यहाँ पर चावल की खेती होती है। और उसके साथ ही ये माना जाता है, ये धारणा है कि ये जो पहाड़ी कुत्ते हैं जो केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं, ऐसी मान्यता, ऐसी लोक मान्यताएं वहाँ पर प्रचलित है। इसका भी वे वर्णन करती है, जो कि उन्हें भी स्वयं उनके जो गाइड है उनसे पता चलती है। और उसके बाद खेदुम का महत्व बताते हैं। खेदुम नामक एक स्थान है जहाँ की देवी देवताओं का निवास माना जाता है, और सिक्किम के लोगों का विश्वास है कि जो यहाँ गंदगी फैलाता है उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन लेखिका ने भी यह बात जो है, यह मान्यता है जो है, वह उस उनके साथ जो गाइड था उनके माध्यम से उन्होंने यह जाना। और जब लेखिका ने यह पूछा तब उन्हें यह उत्तर उन्हें प्राप्त हुआ कि इस तरह की धार्मिक धारणाएं भी इस जगह से, खेदुम जैसे जगह से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से जो है लेखिका ने अपनी यात्रा के दौरान इन सब बातों को जाना। और अंत में जितेन नॉर्गे जो उनका गाइड है, वह युमथांग के विषय में एक जानकारी और देता है कि जब सिक्किम भारत में मिला तो उसके कई वर्षों बाद भारतीय सेना के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में यह विचार आया कि केवल सैनिकों को यहाँ रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इस स्थान को टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। और आज हम देखेंगे कि यहाँ रास्ते बनाए जा रहे हैं, और लेखिका यह सोचती है कि नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है, और शायद मनुष्य की कभी न समाप्त होने वाली खोज का नाम ही सौंदर्य है। क्योंकि हम अलग अलग स्थानों में क्यों जाते हैं? सौंदर्य को देखने जाते हैं। कौन सा स्थान कितना सुंदर है, कितना आकर्षक है, कितना मनमोहक है, यह देखने के लिए हमारी जो खोज है वह जारी रहती है। और यह खोज जो है वह कभी इसका अंत नहीं होता है, कभी ये समाप्त नहीं हो सकती। तो लेखिका को अंत में जाकर यह अनुभव होता है कि यह जो सौंदर्य की खोज का जो खोज है जो वह कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने आज इस सौंदर्य को देखा, हो सकता है वह अन्य यात्रा में जाएगी और वहाँ पे भी वह इससे भी अधिक या फिर सौंदर्य का दर्शन वह करेंगी। तो मूल रूप से वह अंत में आकर यह निष्कर्ष पे पहुंचती है कि जो हम स्थानों की यात्रा में जाते हैं, वह यात्रा हम क्यों करते हैं? हम सौंदर्य की खोज में ही करते हैं। और इस यात्रा के दौरान भी उन्होंने बहुत सौंदर्य और सुंदरता का वर्णन किया, और साथ ही साथ पहाड़ी इलाके की जीवन की कठोरता का भी वर्णन किया। वहाँ की महिलाएं किस तरह से जीवन यापन करती है, किस तरह से वहाँ के बच्चे कठोर जीवन जीते हैं, उनका वर्णन यहाँ पे उन्होंने किया है। तो यह है इस पाठ का सारांश। धन्यवाद।